नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम आ रहे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस विषय के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर देखेंगे, मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार। हमने प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन कर लिया है, उसी से संबंधित अब आगे हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है? उसी कुछ चीज़ें डायरेक्टली उसी से संबंधित हैं इस चैप्टर में। तो जिसने अगर पहली वीडियो ना देखी है तो ये समझ में कम आएगा। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन वाला देख लेंगे, ठीक है? और इसमें मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगे संसार में मेन टॉपिक लिए गए हैं, ठीक है नहीं? एमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं? टॉपिकों को लिया गया है, ठीक है? तो आप ध्यानपूर्वक सभी का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है नहीं? और अपना नोट्स भी तैयार कर लेंगे साथ के साथ। फिजिक्स का ये चैप्टर होगा, फिजिक्स का चैप्टर 2, ठीक है नहीं? चलिए देखते हैं मानव नेत्र। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है नहीं? आपकी हेडिंग क्या रहेगी? पहला मानव नेत्र, ठीक है? मानव नेत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है? मानव नेत्र के बारे में आप सभी जानते हो, ये अत्यधिक कैसे होता है? मूल्यवान तथा सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होती हैं। जैसे हमारे पास ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जैसे कान होता है, नाक होता है, ठीक है? मुख होता है, त्वचा होती है और आँख होती है। ये सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती है, ठीक है नहीं? क्योंकि बाकी सब चीज़ों से हम ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन आँखों से हम किसी भी वस्तु का रूप, रंग वगैरह देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है? तो मानव नेत्र क्या है? अत्यंत मूल्यवान है तथा ये सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यदि हम इस अद्भुत संसार तथा हम चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाते हैं, तो उसे आँख बंद करके हम वस्तु को अगर देखिए, आँख के द्वारा तो हम किसी भी रंग-बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाते हैं, जबकि आँखों को हम बंद करके भी संसार को देख सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है नहीं? जैसे गंध, स्वाद या उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या स्पर्श करके या कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम आँखों से ही पहचानते हैं, ठीक है? आँख का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है? नंबर 1 दृढ़ पटल। ये देखेंगे आप दृढ़ पटल के बारे में। दृढ़ पटल क्या होता है? ये दृढ़ पटल देखेंगे, दृढ़ पटल जो होता है वह होता है, ये एक खोखला भाग होता है। दृढ़ पटल क्या होता है? देखिए आप देखेंगे ये चारों तरफ एक खोखला भाग है। ये आँख को क्या देता है? आवरण देता है। जैसे ये सुरक्षा करता है आँख की चारों ओर से, ठीक है नहीं? सुरक्षा करता है, ये श्वेत परत से ये ढका रहता है। कैसी परत से ढका रहता है? श्वेत परत से ढका रहता है। इस अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है ना? इस वाली पारदर्शी परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है? ये है कार्निया। कार्निया क्या होती है? नेत्र गोले के सामने का उभरा हुआ भाग। ये देखेंगे आप, ये नेत्र है, नेत्र के सामने जो उभरा हुआ जो भाग होता है बीचों-बीच में, जो सामान्यतः आपको दिखाई देता है, उसे कार्निया कहा जाता है, ठीक है नहीं? रक्त पटल, ये रक्त पटल जो होता है, दृढ़ पटल के नीचे वाला भाग होता है, ठीक है नहीं? ये होता क्या है? श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई, ये क्या है? काले रंग की एक परत होती है, ठीक है नहीं? जिस जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? नेत्र में कॉर्निया से भीतर जो प्रकाश आता है उसका अवशोषण करती है। जैसे ये क्या करती है? जैसे कॉर्निया से जो प्रकाश गया उसका पूर्त क्या होती है? अवशोषण करती है, ठीक है नहीं? कौन करता है? रक्त पटल करता है अवशोषण, ठीक है? अगला है आइरिस। आइरिस, ये आइरिस जो है, आइरिस क्या होता है? आइरिस कॉर्निया के पीछे की ओर रंगहीन एक अपारदर्शी कैसी झिल्ली होती है। ये कॉर्निया है, इसके पीछे एक अपारदर्शी होता है, ठीक है नहीं? इसे जैसे कैमरे के डायफ्राम की भांति की तरह देखा जाता है, ठीक है? किसकी भांति देखा जाता है? कैमरे के डायफ्राम के भांति देखा जाता है, ठीक है? नेत्र लेंस ये है, ये नेत्र लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति
भांति क्या करता है, कार्य करता है नेत्र लेंस, ठीक है। देखिए ये पक्षामी मांसपेशियां होती हैं जो उनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये मुख्य जैसे ये दाब डालकर वक्रता को घटा या बढ़ा सकती हैं। कौन? सिलेरेरी, जिसे पक्षामी मांसपेशियां कहा जाता है, ठीक है। ये रहा पक्षामी मांसपेशियां, ठीक है। रेटिना, रेटिना कौन सा बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है नहीं। लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता है। रेटिना प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन ये दृष्टि तंत्रिका जो होती है ये वेन्स के मतलब जो हमारा जो माइंड होता है उसमें वेन्स होती हैं, वेन्सों के द्वारा ये सूचना पहुंचाती हैं, लेकिन ये सीधा करके दिखाती हैं प्रतिबिंब को, ठीक है। ये जलीय द्रव भरा होता है यहाँ पर इसमें इस वाले भाग में, ठीक है। ये नेत्र श्लेष्मा होता है ऊपर का जो होता है। नेत्र तारा जो लेंस होता है उसी के जस्ट पास वाला क्षेत्र को नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है नहीं। दृष्टि पटल मतलब रेटिना, ठीक है। पीत बिंदु और अंध बिंदु, ठीक है। ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज को जानते हैं। मानव नेत्र के निम्नलिखित मुख्य भाग हैं, ठीक है। देखिए मानव नेत्र वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मोस्टली लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है और पूछता रहता है, आगे भी प्रबल संभावना है। इसे लिख सकते हैं MIP मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। दृढ़ पटल स्क्लेरा क्या होता है? जैसे मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत द्वारा ढका रहता है। जो मानव नेत्र होता है जो खोखला भाग के द्वारा बाहर से ढका रहता है, ये अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है। ये श्वेत होता है इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। ये श्वेत पटल के जो श्वेत पटल है नेत्र के भीतर के भाग की क्या करता है, मैं सुरक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो भीतरी परत के जितने भाग होते हैं आंख में वो उन सभी की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। कार्निया, कार्निया ये नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग होता है जो आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसी से होकर क्या है, प्रकाश प्रवेश करता है आंख में, ठीक है नहीं। रक्त पटल श्वेत पटल के भीतर पृष्ठ से लगी हुई काले काले रंग की परत होती है जो ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे रक्त पटल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये कार्निया से जो प्रकाश जो आता है उसका अवशोषण करता है, ठीक है नहीं। कौन करता है? रक्त पटल करता है, ठीक है नहीं। आइरिस कार्निया के पीछे की ओर रंगीन जैसे काली, भूली और नीली अपारदर्शी झिल्ली की एक पर्दा होता है, ठीक है, जिसे आइरिस कहा जाता है। ये कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये कैमरे की तरह डायफ्राम की तरह कार्य करता है। पुतली आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जैसा आइरिस है, ये देखेंगे आप आइरिस, इसके बीच में एक छिद्र होता है, ठीक है नहीं। ये छिद्र जो होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये छिद्र है, यहाँ पर ये पुतली या नेत्र तारा कहा जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेत्र तारा, नेत्र तारा कहा जाता है, ठीक है। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब जो प्रकाश आता है उसका नियंत्रण कौन करता है? पुतली द्वारा किया जाता है। पुतली के आकार को आइरिस द्वारा किसके? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आइरिस द्वारा, ठीक है। अधिक प्रकाश में आइरिस संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है। देखो जब आंखों पे सामान्यतः आप देखे होंगे जब अधिक मात्रा में प्रकाश पड़ता है तो आंखें ऑटोमेटिकली क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं। जो आइरिस मतलब जो होता है जो आंख को क्या करता है? सिकोड़ देता है जिससे पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है नहीं। जिससे
जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा घट जाती है। और कम प्रकाश में ये पुतली क्या करता है, ऑटोमेटिकली फैला देता है। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो आपकी आंखें एकदम से फैल के चौड़ी हो जाती होंगी, ठीक है। अगला है नेत्र लेंस। देखिए नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति होता है, ठीक है नहीं। आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहर की वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर कैसा बनता है, ये उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.44 होता है। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। और ये याद करना है आपको महत्वपूर्ण, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अगला है पक्षामी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स, ठीक है नहीं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली द्वारा टिका होता है, जिसे सिलियरी प्रणाली कहा जाता है, ठीक है नहीं। मतलब जो हमारा नेत्र लेंस है वो किसी के द्वारा तो टिका होगा, मांसपेशियों के द्वारा टिका होता है, ठीक है नहीं। दृष्टि पटल या रेटिना, रेटिना के बारे में मैं आपको बता दिया, ठीक है नहीं। रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब एकदम से उल्टा बनता है, ठीक है नहीं, सही है। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्त पटल के ऊपर स्थित झिल्ली दृ- दृष्टि पटल कहलाती है या रेटिना कहलाती है, ठीक है नहीं। इस झिल्ली का विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदना उत्पन्न होती है। ये संवेदना तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। देखिए प्रतिबिंब तो बन गया कहाँ पर, रेटिना पर, लेकिन ये सूचना किसके माध्यम से दी गई, मस्तिष्क को सूचना किसके माध्यम से दी गई, ये दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से दी गई, ठीक है नहीं। जलीय द्रव या कच्छाव द्रव, जलीय द्रव अथवा एक कच्छाव द्रव कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है, जो अत्यंत पारदर्शी और 1.33 अपवर्तनांक का होता है। जिसे क्या कहा जाता है, जलीय द्रव कहा जाता है। जैसे एक बार देख लेंगे आप इस तरह से, ये जो द्रव भरा गया है उसे क्या कहेंगे, जलीय द्रव कहेंगे, ये वाला द्रव, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पीत बिंदु। पीत बिंदु और अध बिंदु, ये बिंदु है, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। येलो स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट, दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है। कैसा भाग होता है, पीला भाग। पीला भाग होने के कारण इसका नाम पीत बिंदु है, ठीक है नहीं। दृष्टि पटल के मध्य में होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, मध्य में होता है, ठीक है। जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, इसकी सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। देखिए वो ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि किस बिंदु की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो पीत बिंदु की सुग्राह्यता अधिक होती है, ठीक है नहीं। अंधबिंदु, दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाला प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। उस स्थान के अधबिंदु कहते हैं। इसकी जो स्थान की जो प्रकाश की सुग्राह्यता जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ये दोनों पॉइंट याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा सुग्राह्यता पीत बिंदु की और शून्य सुग्राह्यता किसकी होती है, अधबिंदु की, ठीक है। समंजन क्षमता, अगला टॉपिक है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। देखिए समंजन क्षमता क्या होती है, जो आंख के द्वारा, लेंस के द्वारा जब फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है नहीं। फोकस दूरी को समायोजित करना या कम या ज्यादा करना, ठीक है, उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। देखिए परिभाषा इसकी हो जाएगी, आंख की मांसपेशियों द्वारा, मतलब आंख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस मतलब
देखिए आँख में मांसपेशी होती हैं, उसमें नेत्र लेंस होता है जिसकी फ़ोकस दूरी को क्या है समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद करना है। एक लाइन की परिभाषा है, सीधी-सीधी याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 बिंदु होते हैं, एक दूर बिंदु और एक निकट बिंदु। एक तो तुम्हारा निकट बिंदु होता है, दूसरा दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु क्या होता है? आँख स्पष्ट किसी वस्तु को अधिकतम दूरी पर देखती है, वह दूर बिंदु कहलाता है उसका। क्या कहलाता है? दूर बिंदु। सही है? देखो सामान्यतः आँख के लिए जो दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु सामान्यतः आँख के लिए दूर बिंदु किसके लिए? सामान्यतः आँख के लिए क्या होता है? अनंत होता है। अनंत, ठीक है नहीं? जबकि जबकि निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये सामान्यतः आँख के लिए होता है। अगर किसी को दृष्टि रोग से ग्रसित है तो उसका क्या है? दूर बिंदु कम भी हो सकता है अनंत से और पास बिंदु हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है? ये सामान्यतः आँख के लिए बोला गया है। ठीक है? देख सकते हैं आँख से अधिकतम दूर स्थित बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है नहीं? इसका क्या होता है? अनंत होता है। जबकि न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है उसका निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है? सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी रहती? न्यूनतम दूरी कहते हैं स्पष्ट देखने को। ठीक है? जो 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए आँख का जो विस्तार है, आँख का दृष्टि विस्तार कैसी आँख का? सामान्यतः आँख का। ठीक है नहीं? सामान्य आँख का सामान्य आँख का दृष्टि विस्तार कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत। ठीक है? इतना याद रख लेंगे। इसमें देखिए ये हो जाएगा निकट बिंदु, निकट बिंदु और ये वाला अनंत क्या हो जाएगा? दूर बिंदु हो जाएगा। देखिए ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है नहीं? और ये परिभाषा भी पूछ लेता है डायरेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और बाकी बस ये चीज़ें थोड़ा-सा याद कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, बस ये चीज़ें याद कर लेना है, ठीक है? और दृष्टि दोष और उनका संशोधन। दृष्टि दोष होता क्या है? देखिए सामान्यतः जैसे आँख होती है, वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक देख पाती है। अगर आँख क्या अनंत तक ना देख पाए वस्तु को या 25 सेंटीमीटर तक ना देख पाए, उसकी देखने की जो क्षमता है वो गड़बड़ा जाती हो, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अनंत पे ना देख के अनंत से कम दूरी तक देख पाए, ठीक है नहीं? मतलब दूर का किसी व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता हो या किसी व्यक्ति को पास का धुंधला दिखाई देता हो, तो उसकी उसे कौन-सा दोष हो गया? दृष्टि दोष हो गया, ठीक है नहीं? ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? कौन-कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या आबिंदुकता। इसे दृष्टि वैषम्य या आबिंदुकता भी कहते हैं, ठीक है? चलिए एक-एक करके सभी के बारे में चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, ठीक है नहीं? देखिए एग्जामिनर डायरेक्ट इसे मायोपिया लिखकर भी पूछ सकता है। हिंदी में मायोपिया लिख देगा तो कंफ्यूज होना नहीं है, इसलिए इसे शब्द को भी अच्छे से याद कर लेना है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को क्या होता है? भाई पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? निकट दृष्टि दोष कैसे होगा? ये तो दूर दृष्टि दोष होगा। नहीं,
इसकी डेफिनेशन यही है। इसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से थोड़ा उल्टा कर लेंगे, ठीक है ना? जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है नहीं? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, मतलब इस डेफिनेशन को थोड़ा-सा उल्टा कर सकते हैं, ठीक है नहीं? जैसे निकट दृष्टि दोष में होना चाहिए कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है क्या नहीं? यही तो बोल सकते हैं क्या? भई जो दोष है, उसी के नाम से उसकी परिभाषा बन जाती है, ठीक है नहीं? लेकिन इसमें कुछ हो रहा है, क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, ठीक है नहीं? क्या नहीं दिखाई देती? दूर की, ठीक है? तो इसे कौन-सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है नहीं? नेत्र का दूर बिंदु अनंत ना होकर कम दूरी पर आ जाता है भई। भई दूर की वस्तु हमें स्पष्ट कब नहीं दिखाई देती? जब अनंत जो दूर का बिंदु अनंत होना चाहिए, वो अनंत नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है नहीं? इस दोष के लिए निम्नलिखित कारण हैं। क्या-क्या? नेत्र लेंस की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फ़ोकस दूरी कम हो जाती है। फ़ोकस दूरी कम होगी तो दूर की वस्तु तो देखने में व्यक्ति को परेशानी होगी, ठीक है नहीं? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है? भाई फ़ोकस दूरी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है? तो वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो फ़ोकस दूरी तो कम होगी, दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट होती हैं, ठीक है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए नेत्र लेंस जैसे रेटिना मान के चलिए और नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस हो गया, ये रेटिना हो गई। अब ये नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब ये रेटिना की दूरी यहाँ पर हो गई, ठीक है नहीं? तो ये क्या हुआ? दूरी बढ़ गई, ठीक है? अच्छा नेत्र के गोल गोलक का व्यास बढ़ जाए। देखिए यह गोलक का व्यास बढ़ जाए मतलब, ठीक है नहीं? व्यास का तो मतलब आप समझते ही हो, त्रिज्या की दुगनी होती है व्यास, ठीक है? उसका व्यास भी बढ़ जाए। देखिए आप देखेंगे चित्र में देखेंगे, जो नेत्र लेंस ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है। यहाँ पर क्या है भैया? प्रतिबिंब यहाँ पर बनना था, यहाँ पर रेटिना थी, क्या था? रेटिना पर जिस पे प्रतिबिंब बना, लेकिन ये बढ़ जाती है इसकी दूरी, तो ये यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है नहीं? तो अब इससे क्या है अभी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बढ़ रहा है, देखिए, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है नहीं? मतलब ये देखेंगे आप, ये कौन सा लेंस है भई? ये इस तरह से हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं? जो किनारों पे पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, ठीक है नहीं? अब ये देखिए प्रकाश गया इससे, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है, जबकि रेटिना ये है, ठीक है? काटना चाहिए इन्हें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काट रहा है, तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा, ठीक है? प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब बनना है, ठीक है? अब देखिए इस दोष को निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो 2 तरह के हमारे पास लेंस होते हैं, कौन-कौन से? एक तो होता है अवतल लेंस, ठीक है नहीं? और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस का कार्य क्या होता है? ये प्रकाश की किरण को, जैसे प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको क्या करता है? ये फैला देता है, ठीक है ना? इस तरह से फैला देगा, ठीक है? ये क्या करता है? फैला देता है, जबकि ये है उत्तल लेंस, ठीक है नहीं? इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है? सिकोड़ता है प्रकाश के लिए, क्या करता है? सिकोड़ता है, ठीक है? ठीक है? तो देखिए इस घटना के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखेंगे निवारण के लिए तो सीधी-सी बात है, अब ये हमें रेटिना यहाँ पर है, तो हमें प्रतिबिंब यहाँ पर पहुँचाना है, तो यहाँ पर पहुँचाएँगे क्या करेंगे भई? इन दोनों किरणों को फैलाना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा? फैलाएँगे तो यहाँ पर जाकर ये पहुँच जाएगी, ठीक है नहीं? तो फैलाने के लिए हमें किस लेंस की आवश्यकता होती है? हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इसके निवारण के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अवतल लेंस की। वो डायरेक्ट आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि अवतल लेंस के निवारण में, सॉरी अवतल लेंस के निवारण में नहीं, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का किया जाता है, ताकि इस लेंस तथा नेत्र की संयुक्त फोकस दूरी को बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने? रेटिना पर। देखो भाई फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी अभी यहाँ पर है, अब यहाँ पर पहुँच जाएगी, क्योंकि लेंस जो है वो
अवतल लेंस है, फैला देगा प्रकाश की किरणों को, ठीक है नहीं। चलिए अगला देखते हैं दूरदृष्टि दोष। देखो भाई इसमें भी उल्टा कर देंगे। दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु अच्छी दिखाई नहीं देती। अच्छी का मतलब है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है नहीं। वह दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती देखकर, ठीक है ना। इसके दो कारण हैं, कौन कौन से। इसके कारण देखो, आप अगर निकट दृष्टि दोष के कारण याद कर लोगे तो उसका उल्टा कर देना है। इसमें क्या है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसमें क्या था, फोकस दूरी कम हो रही थी, वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी, ठीक है नहीं। गोलक का व्यास कम हो जाना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ठीक है नहीं। गोलक का व्यास कम हो जाएगा, और नेत्र और रेटिना के, ये नेत्र है, ये रेटिना, रेटिना ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि रेटिना होना चाहिए हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया तो भाई बीच की दूरी तो कम होगी, ठीक है। कम होगी तो देखो इसके निवारण तो करना पड़ेगा जी। निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था भाई। अब देखिए ये क्या कर रहा है भाई, ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, रेटिना के पीछे बना रहा है, लेकिन हमें कहाँ लाना है, रेटिना पर लाना है। और रेटिना पर लाएंगे तो ये वाली और ये वाली दोनों प्रकाश की किरणों को हमें क्या करना है, सिकोड़ना है। और सिकोड़ेगी तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिकोड़ेंगे किससे, ये देखें भाई, सिकोड़ेंगे किससे, ये प्रकाश कौन सिकोड़ रहा है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है नहीं। उत्तल लेंस प्रकाश को सिकोड़ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेंस को रख दिया, कौन सा लेंस रख दिया, उत्तल लेंस। अब इसने प्रकाश किरणों को सिकोड़ दिया। अब ये क्या है, प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनने लगा। तो रेटिना पर हमें प्रतिबिंब कैसे दिखाई दिया, स्पष्ट दिखने लगा, ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, जिस जो अधिक अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश की किरणों को अधिक सिकोड़ता है, कौन सिकोड़ता है, उत्तल लेंस सिकोड़ता है। इसलिए इसका उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, प्रतिबिंब देखो रेटिना के पीछे बनना था पहला, अब पीछे ना बन के अब रेटिना पर ही बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। हाँ, इसका भी नाम इंग्लिश में आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये हिंदी में लिख के डायरेक्ट पूछ लेता है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, साथ के साथ जो मैं बताऊं उस पर विशेष ध्यान दे लेना बच्चों, ठीक है। ये भी कर लेंगे प्रेसबायोपिया, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट आप लगा सकते हैं। देखिए ये तो वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा, देखिए ये बी आई, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है नहीं। एकदम 5 स्टार का सवाल है ये, 5 स्टार, ठीक है। ये वाला भी एकदम 5 स्टार हो जाएगा, ठीक है। 5 स्टार, ठीक है नहीं। 5 स्टार का सवाल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। लगभग लगभग इन दोनों में से कोई सा आना तय है, मतलब इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही दोनों है, ठीक है नहीं। ये और ये से एकदम से अच्छे से समझ के याद कर लेना, ठीक है नहीं। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेगा इन दोनों क्वेश्चन से, सीधा सा एकदम आपको एग्जाम में। और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 3 और 4, लेकिन फिर भी देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है एग्जाम में इम्पोर्टेंट ना छोड़ के बिना इम्पोर्टेंट वाला भी ले लेता है, ठीक है नहीं। ये दोष कैसे होता है, ये दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है। ये दोष लेंस तथा सिलियरी पेशियों को लचक कम हो जाने के कारण होता है। जो सिलियरी पेशियां होती हैं उनकी लचक कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए सामान्यतः देखो, जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो उसकी मतलब ज्यादातर पेशियां वगैरह पूरे शरीर की लचक पेशियों की कम हो जाती है। साथ में साथ मतलब व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है। और दूसरा, आंखों में जो पेशियां होती हैं
कम होने के कारण क्या हो जाता है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस दोष में मुख्यतः मनुष्य को ना तो पास की स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब पास और दूर की वस्तु दोनों ही वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है, ठीक है नहीं? ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही पास की, ठीक है? इस दोष का जो बिंदु जो होता है, इस दोष में बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हो जाता है, तो मतलब पास की उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और दूसरा क्या होता है, दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पे ना होकर क्या होता है कि अनंत से कम हो जाता है, ठीक है? इसलिए दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है? तो भैया दोनों ही चीज़ दिखाई नहीं दे रही, ना तो निकट की ना दूर की। अभी मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष में कौन-सा लेंस यूज़ होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल होता है और मैंने दूर दृष्टि में कौन-सा बताया? दूर दृष्टि दोष में उत्तल होता है। अब ये इसमें तो दोनों ही हो रहे हैं इसको, क्या हो रहे हैं? इसमें तो दोनों ही दोष हो रहे हैं इसको, ना तो पास की दिखाई दे रही, ना दूर की। तो इसलिए अब ये क्या करेगा, दोनों लेंस यूज करेगा, ठीक है नहीं? तो द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकल मतलब दोनों फोकल वाला लेंस यूज किया जाता है, जिसमें अवतल उत्तल दोनों रहते हैं। ऊपरी भाग में क्या होता है भाई, उत्तल लेंस लगा होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब दूर की वस्तु देखता है तो आंखों को ऊपर करके देखता है। निकट दृष्टि दोष में ही तो क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो दूर की वस्तु देखेगा तो आँख को ऊपर चढ़ा के देखेगा या नहीं देखेगा? तो इसलिए ऊपर के भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया, सॉरी अवतल का किया जाता है। जबकि पास की वस्तु देखने के लिए जैसे सामान्यतः आप पास की वस्तु देखेंगे तो क्या करेंगे, अपनी आँखों को नीचे की तरफ करके देखेंगे। तो नीचे की तरफ करके देखेंगे तो इसलिए नीचे वाले भाग में जो है वो कौन-सा लेंस यूज़ होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है नहीं? ऊपर वाले भाग में ऊपर जैसे ये चश्मा है, चश्मे का ये पॉइंट है, ये ऊपर वाले भाग में क्या हो जाएगा भैया? ऊपर वाले भाग में हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है नहीं? और नीचे वाले भाग में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है नहीं? ठीक है, इसे समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए कुछ ना तो ये 1 नंबर के ऑब्जेक्ट में वो आपको पूछ सकता है, ठीक है नहीं? अगला है अभी दृष्टि वैषम्य या आबिंदुकता, ठीक है नहीं? ये इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसे आँख से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर, मतलब क्षैतिज दिशा क्या होती है, जो लेटी हुई होती है, जो समतल होती है, ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर वो 90 डिग्री पर कोई वस्तु खड़ी हो, ठीक है ना? या लेटी हुई मतलब 180 डिग्री या 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की वस्तुएँ इसे धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है नहीं? बाकी सब चीज़ें इसे सामान्य मनुष्य की तरह ही दिखाई देती हैं। इस दोष का मुख्य कारण होता है कोण कार्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना। इनक इन व्यक्तियों की जो आँख में कॉर्निया वाला भाग जो होता है वो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कार्निया का एक तल में उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक और दूसरे तल में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज़ करते हैं। बेलनाकार मतलब जैसे बेलन की भाँति इस तरह का लेंस होता है, मतलब इस तरह का लेंस होता है। इस लेंस का उपयोग किया जाता है बेलन की तरह, ठीक है? वर्णअंधता, वर्णअंधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब ऐसा व्यक्ति जो सामान्य मनुष्य की तरह कलर नहीं पहचान पाता। मतलब काला कलर या लाल कलर या अन्य कलर उन्हें देखने में उसे दिक्कत होती है, मतलब स्पष्ट रूप से वो उन कलरों में डिफरेंस वगैरह नहीं कर पाता, ठीक है नहीं? ये जो रोग होता है वो जन्मजात होता है, ठीक है नहीं? कैसे होता है? जन्मजात होता है, जिस कारण इसका कोई उपचार भी नहीं है, ठीक है नहीं? इसका कोई उपचार नहीं होता, ये जन्मजात होता है मतलब, और ये आनुवांशिकता होता है, जैसे मम्मी या पापा में किसी में है तो शायद हो सकता है बच्चे में हो। तो इस दोष का क्या होता है, ये दोष एक आनुवांशिक दोष होता है। मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसके कारण मनुष्य निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता, मतलब जैसे कौन-सा हरा है, कौन-सा नीला है, उससे सारे कलर आप एक जगह इकट्ठे करके दे दें, भई ये छाँटिए ज़रा इसमें से, कौन-सा लाल है, कौन-सा हरा है, कौन-सा पीला है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो छाँट नहीं पाएगा, ठीक है? तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें इन रंगों में विभेद करना नहीं आता है, ठीक है नहीं? अगला है प्रिज़्म से प्रकाश का अपवर्तन। वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए पहले तो इसे।
इसे 4 स्टार का सवाल बोलेंगे हम। इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, ये 4 स्टार का सवाल। ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म होता क्या है? देखिए प्रिज्म एक कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। ठीक है। ये क्या होता है, इस पे कोई दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। जैसे आप इस तरह से देखेंगे, ये दो समतल कोण जो पृष्ठ हैं वो किसी कोण से इस पर झुके हुए हैं। जैसे इस तरह से ये दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है। तो ठीक है ना, उनके कोण को जो बीच का कोण जो होता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए परिभाषा एक बार देख लेते हैं। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ के बीच में स्थित होता है। ये सब क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म हो जाएगा, जो समतल पृष्ठ के बीच में स्थित है। ठीक है नहीं, ये सब क्या हो गया, ये प्रिज्म हो गए, दो समतल पृष्ठ के बीच में स्थित होता है। ठीक है नहीं। जैसे ये मान लीजिए ये वाला हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है नहीं। अगला, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण बोलते हैं। इसको कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोण। ठीक है ना, ये कौन सा हो जाएगा, अपवर्तक कोण हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए इस कोण को। ठीक है। इन दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये कोण कौन सा हो जाएगा, अपवर्तक कोण हो जाएगा। ठीक है। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये अपवर्तक कोण है, इसके सामने वाला पृष्ठ ये है, इसे इसका प्रिज्म का आधार कहेंगे। ठीक है। यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा किसी रंग विशेष की किरण के अल्पतम विचलन कोण डेल एम, ये क्या हो जाएगा, डेल एम, मतलब इस तरह से मैं नीचे लिख दिया, इस तरह से होता है ये डेल एम। ठीक है। हो तो रंग विशेष के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू साइन ए अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। डेल एम क्या है यहाँ पर, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, प्रिज्म का कोण। ठीक है। तो ये सब एन क्या है यहाँ पर, अपवर्तनांक पदार्थ का। ठीक है। एन यहाँ पर पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए कांच के प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो विक्षेपित हो जाता है, मतलब अपने रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह विक्षेपित हो जाती है, जो अपने रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। क्योंकि प्रिज्म किस किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, भाई अपवर्तन पर होता है। क्योंकि मैंने अपवर्तन के बारे में आपको बताया था। प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है। तो देखिए ये भी क्या हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। यदि किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की होती है तो झुकने के साथ साथ ये विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम मतलब वर्णक्रम कह देंगे इंग्लिश में, से स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब श्वेत प्रकाश में जितने अवयव होते हैं, जितने कलर होते हैं, वो अपने रंगों में अलग अलग तरह से विक्षेपित हो जाते हैं। श्वेत में क्या होते हैं, सब मिक्स रहते हैं। ठीक है नहीं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है।
श्वेत प्रकाश के अपने अवयव में विभक्त होने की क्रिया को वर्णविक्षेपण कहते हैं। जैसे ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या हुआ, प्रिज्म पर पड़ा। अब ये प्रिज्म से क्या हुआ, ये मार्ग से विचलित होगी, चूंकि जाना ऐसा चाहिए था प्रकाश को, ठीक है, इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। ये क्या, आधार की ओर झुक जाता है, आधार किधर है, इधर, तो इधर की ओर ये इस तरह से झुक जाता है और ये अपने किसमें, वर्णों में विभाजित हो जाता है। सन 1866 में सर आइजैक न्यूटन ने ये देखा कि जब प्रकाश के श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जो है वो प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म की दूसरी ओर सफेद पर्दे पर रंगीन पट्टी बन जाती है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है। क्या बन जाती है, रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैंगनी होता है। इनके मध्य असंख्य रंग अभिरत होते हैं, मतलब असंख्य मतलब जिसकी कोई संख्या ना हो, ठीक है नहीं। देखिए, एक ओर तो लाल रंग होता है, दूसरी ओर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, ठीक है नहीं। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिसका देखो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ है, बैंगनी रंग का हुआ है, अपनी मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित, देखिए बैंगनी रंग हुई है। देखो मार्ग ये था, लेकिन बैंगनी रंग का मार्ग ये बन गया, लाल का ये, जबकि सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का होगा। इस रंग का क्रम दिखाया गया है, जैसे बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए वॉयलेट किसको कहा जाता है, बैंगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इन सबके एक एक शब्द को ले लेंगे और क्रमशः इसको एक क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। जैसे बिब ग्योर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिब ग्योर, ठीक है, बिब ग्योर। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, सामान्यतः यहाँ पे देख लेंगे, बिब ग्योर, ठीक है ना। अब देखिए नीचे से लगा दीजिए, बी आई जी, सॉरी, बी आएगा, बी, बी आई, बी जी बाई ओ आर। देखिए यहाँ पर वॉयलेट हो गया, बैगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। इस तरह से हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक हो जाएगी, बिबगी और, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। लाल प्रकाश की किरण में सबसे कम विचलन, ठीक है ना। सबसे कम विचलन पूछे, देखो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है ये वाला क्वेश्चन, किस किरण का विचलन सबसे कम है और किस किरण का विचलन सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम विचलन किसका है, लाल का, जबकि सबसे अधिक बैंगनी का, ठीक है नहीं। और अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल बैंगनी किरणों के बीच में होता है, जैसे विबग्योर के अनुसार आप देख लेंगे, ठीक है नहीं। सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर बना बना हुआ है, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है नहीं। प्रिज्म केवल इन रंगों को अलग अलग कर देता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। देखिए अगर तरंग दैर्ध्य की बात आ जाए, तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य, ठीक है नहीं। तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले तो लाल, दूसरा बैंगनी, बैंगनी। देखिए लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक, और बैंगनी की क्या होती है, सबसे कम, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं तरंग दैर्ध्य की जगह क्या ले लूं, विचलन ले लूं, विचलन, तो विचलन ले लूं तो उल्टा हो जाएगा। विचलन में क्या होगा, लाल का क्या हो जाएगा, लाल का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। जबकि बैंगनी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे, सबसे अधिक, सबसे कम। यहाँ पे भी एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है नहीं। लाल क्या होता है, विचलन सबसे कम, ठीक है नहीं। और बैंगनी का विचलन कैसे होता है, बैंगनी का सबसे अधिक होता है।
सबसे अधिक। ठीक है, ध्यान से ये चारों पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे। देखो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा मानना है इस बार जरूर बनेगा क्वेश्चन, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। ठीक है, अगला देते हैं इंद्रधनुष। रेनबो। रेनबो, देखिए रेनबो किस घटना पर कार्य करता है? प्रकाश के अपवर्तन पर। एक तो क्वेश्चन यही आप याद कर लेंगे, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर रेनबो का जो इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण बनता है। ठीक है, बाकी देखते हैं कितना रह गया इसका। चलिए इसी में पूरा हो जाएगा, अभी 10 मिनट में लगभग सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कण में दिखाई देने वाली एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब जब वर्षा होती है तो वर्षा के पश्चात मतलब जो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं जल के, ठीक है नहीं, तो उन कणों में से प्राकृतिक जो घटना होती है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब इंद्रधनुष बनता है। वहां पर इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष बनता हुआ कहाँ दिखाई देगा आपको? सूर्य के कैसी अपोजिट दिशा में। ठीक है, क्योंकि सूर्य के अपोजिट दिशा में इसलिए दिखाई देगा अभी, सूर्य आपके पीठ के पीछे रहेगा तभी तो प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना है वो पूर्ण रूप से हो पाएगी। ठीक है नहीं, जैसे आप देख सकते हैं इधर सूर्य रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो इंद्रधनुष इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है नहीं, सूर्य की जो दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में बनेगा। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जल की जो सूक्ष्म बूंदें जो होती हैं वो किसकी भांति कार्य करती हैं इंद्रधनुष में? तो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। अगला है सूर्य के आपतित प्रकाशीय किरणों को ये बूंद अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे पूर्ण आंतरिक अपवर्तित करती हैं। तो क्या करती हैं? पूर्ण आंतरिक अपवर्तित करती हैं। तो जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेप के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यदि जो सूर्य जो है उसकी पीठ मतलब जो देखने वाला है वो सूर्य की ओर रहे, मतलब पीठ रहे सूर्य की ओर। ठीक है नहीं, आप आकाश की ओर धूप वाले दिन किसी जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे में देखें तो इंद्रधनुष का दृश्य दिखाई देगा। ठीक है नहीं, जैसे भी सूर्य सबसे पहले तो आपके पीठ के पीछे रहे, और या तो बरसात वाला दिन हो, ये भी नहीं देख सकते तो एक रेनफॉल पे चले जाइए आप। ठीक है नहीं, जलप्रपात पर चले जाइए। ठीक है, तो वहां पर जाकर भी देखेंगे तो इस घटना को आप भलीभांति देख पाएंगे। ठीक है नहीं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 7 रंग होते हैं इस तरह से। ठीक है नहीं, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है नहीं, इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है नहीं, इसमें लगभग कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य की प्रकाश की किरण आई, अब ये जल में गई। ठीक है, जल से होने के बाद ये हमारे से विचलित हुई पड़ने के पश्चात। ठीक है, इसका फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तित होती है सॉरी, फिर उसके पश्चात क्या है? इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, इसे देख सकते हैं। प्रकाश का परिक्रमण, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, प्रकाश का परिक्रमण 4 स्टार का सवाल है। कैसे हो जाएगा? 4 स्टार का सवाल, ये भी लगा लेंगे इंपोर्टेंट। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट लिए गए हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा टॉपिक है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। वो तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, पूरे चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए, प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे धूल, देखिए जब कोई भी प्रकाश किसी माध्यम से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसमें सूक्ष्म कण भी होते हैं, जैसे धूल, धुएं के या वायु के कण उनके द्वारा रहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, ठीक है नहीं। एक शब्द में अगर जानेंगे प्रकीर्णन का मतलब होता है क्या है? सर, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। किसी चीज, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको अगर प्रकाश पड़ जाए तो चारों दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है नहीं। सूक्ष्म कण गतिमान होते हैं, तो इन कणों कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को लॉर्ड रेले के अनुसार देखते हैं, यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समान अति सूक्ष्म है, जैसे तरंगदैर्घ्य भी बहुत छोटी होती है, प्रकाश बहुत छोटा होता है, उसी तरह इसका भी बहुत सूक्ष्म है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्भाग की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। तरंगदैर्घ्य को देखो किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर ये लैम्बडा जो है वो किसको दर्शा रहा है? तरंगदैर्घ्य को, ठीक है, तरंगदैर्घ्य को, ठीक है, यहाँ पर लैम्बडा, ठीक है, ये क्या है? लैम्बडा है, ठीक है नहीं। जैसे लग रहा है कोई मतलब मुझे आपको ठीक कर लंबी लंबी हुई है ना, ये क्या है? लैम्बडा, ठीक है नहीं। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तभी तो लाल रंग को किसने यूज किया जाता है? आप देखे होंगे टावर होते हैं, ठीक है नहीं, जो जैसे मोबाइल से संबंधित नेटवर्क वगैरह आते हैं उसमें टावर होते हैं, ऊपर लगी होती है लाल लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, अपने प्रकाश को बनाए रखता है ताकि जैसे वायुयान वगैरह उससे टकरा ना पाए, ठीक है नहीं। ऐसे ही वायुयान में भी आप देखेंगे लाल रंग का वो इंडिकेशन लगा होता है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार वो ट्रेन जो होती है, ट्रेन को रोकने के लिए पटरी का जो दबाव होता है वो वो भी रेड रंग का बना होता है, ताकि दूर से ही पता पड़ जाए, ठीक है नहीं, ट्रेन ड्राइवर को कि ट्रेन रोकनी है नहीं रोकनी है, ठीक है नहीं। तो ट्रेन सिग्नल में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव को आप सामान्य कैसे देख सकते हैं? जैसे आपको कोई बंद घर है, बंद घर में से कोई छोटा सा छिद्र हो, जैसे ये है बंद घर, ये आपका बंद घर हो गया, यहाँ पे क्या है? ये छोटा सा छिद्र है, अब यहाँ से छिद्र से प्रकाश क्या हुआ? प्रवेश किया, तो प्रकाश प्रवेश करेगा तो प्रकाश इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे। इसमें आप बहुत सारे गोल मिट्टी देखेंगे, जिसे ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। सामान्यतः आप अपने घर में देखे होंगे, उसमें छोटे 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 गोल मिट्टी दिखाई देते होंगे, ठीक है। ये कैसा होता है? विस्मांगी मिश्रण की भांति रहता है टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विस्मांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें या धूल के निलंबन कण या वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। भाई इस प्रकार ये सब चीजें सम्मिलित रहती हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक है। इन कणों से देखो इस तरह से मैंने बताया था, मार्ग दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिखाई देने लगता है। तो विसरित प्रकाश परावर्तित होकर अपने आसपास तक पहुंचता है। कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन की किसके? कोलाइडिक कणों के द्वारा। कोलाइडिक कण क्या है? यहाँ पर दो जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे कोलाइड माना जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक है नहीं। देखो भी ये किसके कारण दिखाई देता है? एक लाइन में हम बोलेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे, बस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। बस एक लाइन में याद कर लेना है अगर वो पूछता है डायरेक्ट तो। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? वायुमंडल होता है, और वायुमंडल में क्या रहता है? ये छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकीर्णन हो जाता है,
प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका परीक्षण होता है। ठीक है नहीं, मैंने अभी बताया था धूल मिट्टी के छोटे छोटे कणों के कारण इसका परीक्षण होता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का परीक्षण लाल रंग के प्रकाश के परीक्षण के अपेक्षा कितना गुना अधिक है भैया? 16 गुना अधिक है। और ये जिसका 16 गुना परीक्षण अधिक है तो वही तो रंग दिखाई देगा, लाल थोड़ी दिखाई दे जाएगा, है कि नहीं? तो देखो नीले रंग और बैगनी रंग, ठीक है नहीं, तो नीले रंग दिखाई दे रहा है तो इसमें नीले रंग इसी कारण से क्या है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। अतः नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। ये बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि वही अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंचने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। भाई इसी घटना के कारण, विकिरण के कारण खतरे का जो सिग्नल है वो कैसा बनाया जाता है? लाल। लाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्रकाश बिखरता नहीं है लाल रंग का, ठीक है नहीं, इसका विकिरण सबसे कम होता है। रात्रि में सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि लाल रंग का विकिरण बहुत कम होता है, अतः सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी, क्रिकेट की गेंद, अस्पताल की गाड़ी पर बना क्रॉस का चिन्ह लाल रंग के होते हैं। इसी कारण होते हैं ताकि दूर से दिखाई दे जाएं, ठीक है नहीं। चलिए चैप्टर तो फिनिश हो गया। बाकी देखो भाई प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं और भी हैं, जैसे सामान्यतः आपको मैं बता दूं, जैसे डूबे हुए गिलास में पेंसिल जो होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरी बात, अगर पानी में गिलास में पानी भरा हुआ उसमें हम सिक्का डाल दें तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसे ही सूर्य अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है और सूर्य उदय होने से पहले दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सॉरी, प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और दूसरा, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइए जाते जाते। आपको ये बताना है जो प्रतिबिंब है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? जो प्रतिबिंब जो है वो मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, ये बताइए, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ठीक है नहीं, कौन सी लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन में देंगे इसका, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, सॉरी, मैं आपको इनमें ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बताएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है नहीं। नंबर 2, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, इसको आप बता देंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं ताकि हमें भी पता लगे कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितने अच्छे से, कितने मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जाते जाते इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें, ठीक है नहीं। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।